राजनीति करते हैं तो दर्द भी होता है और खुशी भी होती है। मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा होती है उसमें जोड़े के साथ पूजा होनी चाहिए, जोड़े के साथ पूजा होनी चाहिए। और मोदी जी से वो चूक हो गई। मोदी जी आते थे तो मोदी मोदी जनता बोलती थी। अब 5-7 दिन से वो बात नहीं हो रही। अब कार्यकर्ता उनसे बुलाते हैं, बोलो मोदी मोदी मोदी। ये 2 चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, चीफ मिनिस्टरों को जो बंद किया, तो इससे ये बात बुरी तरह से फैल गई कि ये तो हिटलरशाही होगी, ये तो डिक्टेटरशिप होगी, तानाशाही होगी। आज मोदी जनता की निगाह में तानाशाह हो गया। उस तानाशाही के खिलाफ जो है जनता का विश्वास आ गया कि इसको हटाओ। डॉक्टर प्रभाकर ने उन्होंने कहा कि मोदी देश का सबसे भ्रष्ट राजनेता है। कड़ा मुकाबला की बात तो यह है कि एक तो जयपुर ग्रामीण तो श्योर शॉट है, कांग्रेस की सीट आ रही। आरक्षण तो इन्होंने इनडायरेक्ट रूप से खत्म करने का प्रक्रिया ही शुरू कर दी। 4 महीने में चंद्रशेखर हिंदुस्तान के छोटे के नेता बन जाएंगे। जिस दिन से मोदी ने 400 पार का नारा दिया, उसी दिन मोदी का डाउनफॉल शुरू हो गया। इतना बड़ा झूठ बोला है। अगर राजस्थान में ये 15 सीट भी ले आते हैं तो मैं कहता हूँ गनीमत है। अभी जो वो कर रहे हैं तो वो तो मुरारलाल को जिताने की बात कर रहे हैं, सरेआम धमका रहे हैं, कह रहा जो वोट नहीं देगा उसको गंगा जी गाल दूंगा। तो मेरा तो राजयोग लिखा है, मेरी जन्म पत्री में राजयोग लिखा है। मेरे डायरेक्ट राजयोग नहीं, इनडायरेक्ट राजयोग है जो रहेगा। जब तक पैर चल रहे हैं मैं राजनीति में चलूंगा। जो लोग मेरे तलवे चाटते थे, नारायणपुर की बात लो आज वो लोग कहाँ हैं? 4 जून के बाद, 4 जून को है ना, परिणाम ये सब मेरे पैरों में पड़ जाएंगे, तुम देखना। हम भी वैष्णव हैं, भगवान के भगत हैं, मुझे पता है आकाशवाणी हुई है ये सब पीछे पीछे डोलेंगे। लोकसभा चुनाव अभी चरम पर हैं। प्रचार प्रसार आज शाम को थम चुका है। चुनाव के बारे में हम चर्चा करेंगे, खासकर जयपुर ग्रामीण सीट को लेकर। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रोहिता शर्मा जी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, अभी सामने आ रहा है कि 3-4 दिनों से लगातार आप बानसूर विधानसभा में घूम रहे हैं। क्या रहा है, जबकि आप काफी समय से भूमिगत रहे, 2-3 महीनों से, लेकिन 4-5 दिन से आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या कारण है इसका? मिंटू जी, 2-3 महीने से मेरे जो विधानसभा चुनाव के बाद थोड़ा सा एग्जर्शन रहा और मेरे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, तो मैं थोड़ा क्षेत्र से संपर्क मेरा कम रहा क्योंकि मैं इलाज कराने में समय लग गया। अब हम राजनीति में हैं, चुप तो हम बैठ नहीं सकते, इसलिए जनहित में खास तौर से मैंने टीवी चैनलों के माध्यम से, नेताओं के भाषण के जरिए, देश की राजनीति के बारे में, कोर्ट्स के फैसले के हिसाब से जो घटनाएं घटी, उस घटनाओं ने मुझे बड़ा विचलित कर दिया और मुझे वापस जल्दी सक्रिय होना पड़ा। राजनीति करते हैं तो दर्द भी होता है और खुशी भी होती है। जो मोदी जी का ग्राफ था, फरवरी में जब इलेक्शन कैंपेनिंग की बात चल रही थी, टिकटों का बंटवारा हो रहा था, उस वक्त मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर था। ग्राफ कांग्रेस का ग्राफ बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि कांग्रेस में नेतृत्व की लड़ाई का कोई समाधान नहीं हुआ था। एनडीए बना तो भी ऐसा प्रतीत हुआ कि एनडीए एक नहीं, एनडीए में कई नेता हैं। एनडीए को एक नेता चुनना था, ये नेता नहीं चुन पाए थे। तब तक बीजेपी ने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली थी और बूथ स्तर पर इनका पूरा होल्ड था। संगठन की दृष्टि से मजबूत थे, कांग्रेस कमजोर थी। धीरे धीरे सरकार को, मैं तो ये कहूंगा कि नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व का कौन एडवाइजर थे, कौन सलाहकार थे, कि डेमोक्रेसी को भूल गए और हिटलरशाही जो है, थोड़ा घमंड हो गया इनको। तो भारतीय जनता पार्टी का मन
जो सैद्धांतवादी मन था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो कल्पना थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो कल्पना थी, उससे परे हट करके और इन्होंने हिटलरशाही शुरू कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप बेकसूर राजनीतिज्ञों को, जो सीनियर पॉलिटिशियन थे, जिनका जन आधार था, उन पर झूठे एलिगेशन लगा लगा के उनको जेल में भेजने का शुरू किया। वही काम जो इमरजेंसी से पहले इंदिरा गांधी ने किया। लेकिन इंदिरा गांधी की वर्किंग में और राजनीतिक दुश्मनी में और मोदी जी की राजनीतिक दुश्मनी में बड़ा अंतर था। इंदिरा गांधी ने बंद किया, मीसा में बंद किया, कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं लगाए। जो राजनेताओं को पूरे देश में बंद किया, उन पर क्रिमिनल ऑफेंस नहीं लगाए, राजनीतिक दृष्टि से मीसा लगा दिया, उन पर इमरजेंसी में बंद कर दिया, नजरबंद रख दिया, लेकिन वो धाराएं नहीं लगाई जिससे करियर खराब हो। अभी जैसे देखने में आया, जैसे मोदी की जो रैलियां जो हो रही हैं अभी, जैसे किरोड़ीलाल मीणा भी जैसे दौसा में थे, वो भी बौखलाए हुए हैं, भीड़ नहीं जुटा पा रहे, राम मंदिर का कहीं जिक्र नहीं आ रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वो नारा तो एक्सपोज हो गया। जिस प्रकार से इन्होंने जल्दबाजी में मंदिर निर्माण को पूरा नहीं किया, जल्दबाजी में रामलला का इन्होंने वो उनका उद्घाटन कर दिया मंदिर का, और मंदिर की बिल्डिंग शास्त्रों के अनुसार जब तक कंप्लीट नहीं हो तो रामलला का इनको मूर्ति का अनावरण नहीं करना चाहिए था, इन कर दिया। चारों जो हमारे शंकराचार्य हैं, उनसे राय नहीं ली गई और इन्होंने अपने आप पूजन सब कर दिया। पूजन में हम तो वैष्णव हैं, पुजारी हैं हम तो। पूजन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वो ये आई, पूजा करते वक्त जो मंदिर का जो जो रामलला का जो जीर्णोद्धार होता है, मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें जोड़े के साथ पूजा होनी चाहिए, जोड़े के साथ पूजा होनी चाहिए। और मोदी जी से वो चूक हो गई और वो सब हो गया। उसका शंकराचार्यों ने थोड़ा विरोध किया, परंतु मोदी की लोकप्रियता इतनी बड़ी थी कि वो बात दब गई। लेकिन धीरे धीरे वो जो त्रुटि हो गई थी वो एक बम का गोला बन गई, और लोगों में जो साधु महात्मा थे, जो विद्वान लोग थे, उन्होंने इसके खिलाफ वातावरण बनाना शुरू किया। तो इन्होंने राम मंदिर का इश्यू को टाल दिया। धीरे धीरे देखा आपने, जब मोदी जी आते थे तो मोदी मोदी जनता बोलती थी। अब 5-7 दिन से वो बात नहीं हो रही। अब कार्यकर्ता उनसे बुलाते हैं, बोलो मोदी मोदी मोदी। क्या कारण है सर इसका? जो उसका सबसे बड़ा कारण है कि इन्होंने कार्यकर्ताओं को, विपक्ष के नेताओं को बंद करना शुरू कर दिया। रुपए के लिए बड़े बड़े सेठ साहूकारों को, उन पर पैसे ऐंठने के चक्कर में, चंदा लेने के चक्कर में उन पर ईडी का छापा डाला, और ईडी का छापा डाला और उनसे पैसे लिए। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड, सबसे बड़ा मसला हुआ कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड, जो उन्होंने कहा हमारे पास तो नगद रुपए नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप चेक से दो। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम उसको इन्होंने कानून का दर्जा दे दिया। तो अरबों रुपया इन्होंने इकट्ठा किया, और जो क्रिमिनल थे उनको रिलीज कर दिया। जो अच्छे भले आदमी थे, जिनको पैसा नहीं दे पाए, उनको इन्होंने बंद कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये, 2 चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, चीफ मिनिस्टरों को जो बंद किया, तो इससे ये बात बुरी तरह से फैल गई कि ये तो हिटलरशाही होगी, तो डिक्टेटरशिप होगी, तानाशाही होगी। तो ये देश दयालु देश है, इसमें बेचारा चुनाव जीतता है। आज मोदी जनता की निगाह में तानाशाह हो गया। उस तानाशाही के खिलाफ जो है जनता का विश्वास आ गया कि इसको हटाओ। यह गरीब चुनाव जीतता है, गरीब बेचारे को बंद कर दिया, बेचारे से पैसा ऐंठ लिया, ये हुआ। तो मोदी जी ने साख गिरा ली। रही पई साख जो है, हमारी भारत सरकार की वित्त मंत्री, उनके पति डॉक्टर प्रभाकर ने, उन्होंने कहा कि मोदी देश का सबसे भ्रष्ट राजनेता है।
डॉक्टर प्रभाकरन का, और उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने अरबों रुपया जो चंदा वसूली की है, ये भ्रष्टाचार की संज्ञा में आता है। और इसके बाद मोदी पर इतना संगीन आरोप लगने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेने के बाद, आज मोदी के पास कोई शब्द नहीं है। आज देश उत्तर मांग रहा है और मोदी जवाब नहीं दे रहे कि मोदी सबसे भ्रष्ट है, इसका जवाब देना चाहिए ना। मैं तेरे को चोर कहूं तो तू जब दर्द तो होगा ना, तो तुझे जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो आपको काफी लंबा अनुभव है, 25 सीटें लोकसभा की हैं राजस्थान में, लगभग 30 से 40 साल का अनुभव आपको राजनीतिक का। कितनी सीटें इस बार बीजेपी लेगी और कितनी कांग्रेस लेगी? देखिए, पूरे राजस्थान में मैंने भ्रमण नहीं किया और ना मैं गया। मैं कहाँ तो का कड़ा मुकाबला होने वाला है? कड़ा मुकाबला की बात तो ये है कि एक तो जयपुर ग्रामीण तो श्योर शॉट है, कांग्रेस की सीट आ रही। कांग्रेस की वजह से नहीं आ रही, क्योंकि कैंडिडेट कांग्रेस का विपक्ष में, मोदी के विपक्ष में वोट पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी का अभी कोई मतलब कांग्रेस के पास नेतृत्व का अभाव है। राहुल जी ट्राई तो बहुत कर रहे हैं, नेता भी हैं, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनकी हैसियत बहुत बड़ी है, पर न जाने क्यों अभी उनके नेतृत्व को जनता स्वीकार नहीं कर पा रही। पहले बीच और उन्होंने मेहनत तो बहुत की है, फर्क तो आया है, लेकिन फिर भी आज मोदी हराओ की हवा चल रही है। कारण क्या है? कांग्रेस लाओ की हवा नहीं है। कारण क्या है सर इसका? इसका कारण है कि इस हिंदुस्तान में जनता जनार्दन बेचारे का साथ देती है, दयालु है जनता, कि भाई इसको तो घमंडी है और इसको तो मारो नहीं, देश का प्रजातंत्र खतरे में आ जाएगा और संविधान खतरे में आ जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोदी जी जिस प्रकार 400 पार की बात करते हैं, तो संविधान के जो विशेषज्ञ हैं, जिस संविधान ने जो देश की जनता को प्रोटेक्ट किया है, उनके मन में वहम पैदा हो गया। वहम क्या, सच्ची बात है, 400 ज्यादा क्यों चाहिए, देश तो इनका 1/3 में ही चल रहा है। तो संविधान, इसका मतलब संविधान को संशोधन करना चाहते हैं। और इसको लेकर जैसे स्पष्टीकरण भी दिया, अमित शाह ने भी दिया है, किरोड़ीलाल मीणा ने भी कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर 400 सीट भी आ जाती है तो कोई मतलब आरक्षण वगैरह कोई खत्म नहीं किया जाएगा। कैसे नहीं करे, आरक्षण तो इन्होंने इनडायरेक्ट रूप से खत्म करने का प्रक्रिया ही शुरू कर दी। आपने देखा नहीं, ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के दिल्ली में कोई 150 आदमी ऐसे लगा दिए जिन्होंने आईएएस की परीक्षा ही पास नहीं की, उनकी सीधी ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्टिंग दे दी। अब ये बिना आईएएस की परीक्षा के, बिना आईपीएस की परीक्षा के सीधे अपॉइंटमेंट कर देंगे, तो फिर पढ़े लिखे लड़के कहाँ जाएंगे। फिर रेल का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, बड़े बड़े कॉरपोरेशन थे, आज हमारी हवाई जहाजों का वो टाटा को बेच दी, तो लोगों को नौकरी कहाँ से मिलेगी, नौकरी की जरूरत, वैकेंसी नहीं निकलेंगी। तो मोदी जी ने कहा कि 2 लाख लोगों को, 2 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दूंगा। आज मेरे ख्याल 10 साल हो गए है ना, तो 10-20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी। यहाँ 500 आदमी नहीं गिना सकते केंद्र सरकार। तो ये झांसे पट्टी है, तो जनता की समझ में बैठ गया। और ये जो संविधान के साथ छेड़खानी की ना, ये सबसे बड़ी बात। आज ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं, जब कहाँ ये चले गए थे, जब संविधान में इन्होंने कई बार कहा कि ये संविधान हम उन सब नियमों का संविधान में संशोधन करेंगे जिससे कि हम गरीबी हटा सके। तो गरीबी तो उतनी है, गरीबी में 1 पैसा ना घटा ना बढ़ा। तो मोदी जी ने कहा कि मैंने देश की बड़ी तरक्की की है, 80 करोड़ लोगों को कहता है मैं 5 किलो अनाज देता हूँ। जब 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है तो गरीबी कहाँ दूर होगी। और इस पूरे वर्ल्ड में हमारा 112 नंबर है, हम छोटे छोटे कंट्री हमसे ऊपर हैं जो आत्मनिर्भर। पाकिस्तान हमसे ज्यादा अच्छा आत्मनिर्भर है, जितनी भूखमरी हमारे यहाँ इतनी पाकिस्तान में नहीं है, प्रोपगंडा है। हमारा 112वां नंबर है, पाकिस्तान का 85 नंबर है, तो बताइए हमसे कितना ऊपर है। अपन अगर बात करें तो आपका रुझान जयपुर ग्रामीण से किस ओर रहेगा? जैसे
हमने जैसे पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला राव से भी जाना, उनसे पूछा कि भाई पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिता शर्मा का किस ओर रुझान रहेगा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से। आपका किधर रुझान रहेगा? किस देखिए, पार्टी को मैं सपोर्ट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी में पहले था। भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने मुझे निष्कासित कर दिया। निष्कासित करने के बाद मेरा मन, मैंने ये कहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, ये माँ से जुदा नहीं कर सकते। लेकिन मैंने देखा कि ये जो हमारे तथाकथित भाई थे बीजेपी वाले, इन्होंने तो कब्जा ही कर लिया भाजपा पे और अपने मन से चलाने लग गए। तो फिर हमने जो अंबेडकर की जो थ्योरी थी, अंबेडकर की जो विचारधारा थी, हमने उस पार्टी को असपा को सदस्यता ले ली और उनकी कृपा से आज मुझे वोट भी बहुत अच्छे मिले। मेरे को करीब 55,000 वोट मिले। तो मैं तो असपा का कैंडिडेट हूँ और असपा का कांग्रेस से समझौता है, तो नेचुरली मेरा तो वोट हो ही जाएगा। मैं पार्टियों में नहीं विश्वास करता, मैं तो मेरी पार्टी में विश्वास करता हूँ। हमारी पार्टी का नेता जो है चंद्रशेखर है और चंद्रशेखर इस लोकसभा चुनाव में लड़ रहा है और मैं कहता हूँ कि बीजेपी, कांग्रेस सब पार्टियों को हरा करके हाईएस्ट वोटों से चुनाव जीत रहा है, सबसे ज्यादा वोटों से। और दूसरा बाबू जगजीवन राम बन जाएगा, 4 महीने की बात है, उससे बड़ा कोई राजनेता नहीं होगा। 4 महीने में चंद्रशेखर हिंदुस्तान के चोटी के नेता बन जाएंगे। 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। पूरे भारत में कितनी सीट बीजेपी की आनी है और किसकी सरकार बनने वाली है आपके अनुमान से? काफी अनुभव है। देखो, जिस दिन से मोदी ने 400 पार का नारा दिया, उसी दिन मोदी का डाउनफॉल शुरू हो गया। इतना बड़ा झूठ बोला है। आज आप देखो राजस्थान में कह रहे 25 में 25 लाएंगे। अगर राजस्थान में ये 15 सीट भी ले आते हैं तो मैं कहता हूँ गनीमत है। और वो 15 सीट भी इसलिए आ जाएंगे कि विपक्ष कमजोर है, वो तो जनता ही दे रही है। ये तो जनता जनार्दन चुनाव लड़ रही है। अगर कांग्रेस मजबूत होती तो निश्चित तौर पर 25 की 25 सीट कांग्रेस की आती, बीजेपी की नहीं आती। सर, अभी देखने में एक दौसा का वीडियो है जहाँ कन्हैयालाल मीणा और मुरारी लाल मीणा लड़ रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा काफी SC/ST में काफी प्रभाव रखते हैं वो, लेकिन उनकी सभा में भी भीड़ नहीं जुटा पा रहे और काफी उत्तेजित हो रहे हैं वो। इस बारे में क्या कहेंगे? क्या लग रहा है ये? देखो, किरोड़ी लाल मीणा के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। वो उनका अपना स्वार्थ है हर सीट पर। वो उनकी विचारधारा खुद की विचारधारा है। सौभाग्यशाली ये है कि वो मीणा कास्ट में जन्म ले लिया। मीणा बाहुल्य वहां क्षेत्र है तो वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन उनके फैसले आज तुम्हारे साथ हैं, शाम को भरोसा नहीं किसका साथ दे दे, कल किसका साथ दे दे, परसों किसका साथ दे दे। वो अपने मन मर्जी से चलता है। मेरे चुनाव में कभी गाय लात मार गई, कभी कुछ हो गया, तो उसका हिसाब ऐसा ही है। अभी जो वो कर रहे हैं तो वो तो मुरारलाल को जिताने की बात कर रहे हैं, सरेआम धमका रहे हैं। कह रहा है जो वोट नहीं देगा उसको गंगा जी गाल दूंगा। अभी वीडियो जारी हुआ है कि जो वोट नहीं देगा बीजेपी को, लिस्टें बना ली है, सबको गाल दूंगा। इसका मतलब उसकी सीधी निगाह उसके मामा पर है। और एक को तो उसने कंस मामा कहा है और एक को सुकनी मामा कहा है। तो मुरारी तो सुकनी है, मामा भाणजा का रिश्ता सही है। कंस मामा तो वो प्रसादी लाल है, तो उससे उसकी बनती नहीं। कंस मामा से तो भाणजे की नहीं बनती। पर इसको मुरारी को उसने सुकनी मामा कहा है, तो सुकनी मामा और भाणजा की तो पूरी बनती थी। तो ये बात है। सर, अभी आप उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं। अब आपका राजनीतिक में क्या रहेगा मैन? अभी जैसे कोटपुतली बहरोड जिले में भी जिला प्रमुख का चुनाव होने वाला है। क्या लग रहा है, जिला प्रमुख का चुनाव भी आप लड़ेंगे? मैं आजीवन, भगवान की कृपा रही है, राजयोग लिखा के लाया हूं। पदों से ही राजा नहीं बनता, आदमी की हिम्मत और उसका रिलेशन और उसका व्यापक जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो कितने हैं। राजयोग तो साधु का भी होता है, राजयोग तो किसी को भी हो सकता है जिसकी राज में चले। आज पूरे देश में लोग मुझे जानते हैं, मैं लोगों को जानता हूँ। मेरे भाईचारे की भावना से सबसे संबंध अच्छा है, तो मुझे तो कोई राज से दूर कर ही नहीं सकता। 42 वर्ष में अलवर जिले में 1-2 साल की छोड़ दो, मेरे से पहले घासीराम जी, जयकिशन जी हमारी पिछली पीढ़ी में सबसे बड़े वो थे। मैं 24-25 साल का था,
इस जिले में एसपी कलेक्टर मेरी मर्जी से लगे। फिर मैं मंत्री बना, 5-5 मंत्री थे इस जिले में, एसपी कलेक्टर मेरी मर्जी से मिले। फिर कांग्रेस का राज आया, इसमें बड़े बड़े नेता रहे पर एसपी कलेक्टर मेरी मर्जी से लगे। तो मेरा तो राजयोग लिखा है, मेरी जन्मपत्री में राजयोग लिखा है, मेरे डायरेक्ट राजयोग नहीं, इनडायरेक्ट राजयोग है जो रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है। और अभी मैं लगता नहीं हूँ, मैं 75 साल का हो गया, अभी मैं कहाँ लग रहा हूँ। आगे चुनाव लड़ने का प्लान है कि नहीं, क्या है? अरे राजनीति में है तो क्यों नहीं लड़ेंगे, जब भी मौका मिलेगा लड़ेंगे, ऐसी क्या बात है। लगातार आप क्षेत्र में मेयर कार्यकर्ता भी छोड़ रहे हो, जिस दिन बीजेपी में पैर जवाब दे देंगे उस दिन घर बैठ जाएंगे। जब तक पैर चल रहे हैं मैं राजनीति में चलूंगा, इसमें क्या है। अवसरवादी मैं हूं नहीं, बिल्कुल जिसका हूं पक्का हूं, डिगता नहीं। अब आप देखो, ये अवसरवादिता की हद होती है। जो लोग मेरे तलवे चाटते थे, नारायणपुर की बात लो आज वो लोग कहाँ हैं। और ये लोग 4 जून के बाद, 4 जून को है ना, हाँ, परिणाम ये सब मेरे पैरों में पड़ जाएंगे, तुम देखना। हम भी वैष्णव हैं, भगवान के भगत हैं, मुझे पता है आकाशवाणी हुई है ये सब पीछे पीछे डोलेंगे, ये क्षण भंगुर है, इनकी फितरत होती है। क्या लग रहा है आपको, अब वसुंधरा जी आ सकती है वापस सत्ता में, मुख्यमंत्री नहीं आ सकती। जो सोने की चम्मच में को लेकर पैदा हुई है, तो राज तो अप डाउन होता है। भगवान राम कई 1000 साल बाद आज भी उनको नाम है और उनके नाम से राज कर रहे हैं, तो खत्म थोड़ी होते। राजयोगी कभी खत्म नहीं होता। तो वसुंधरा राजयोगी है, राजघराने में पैदा हुई है। हम पुजारी हैं, हम भगवान के पुजारी हैं, तो भगवान और जनता के बीच की कड़ी हम हैं। तो जो शासनाध्यक्ष भी हमारे तो पैर छूते हैं, हम परमानेंट आशीर्वाद देते हैं उनको। तो ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है, भगवान ने भेजा है। आज महाराज जी बैठे, कितना ही बड़ा आदमी हाँ महाराज जी के आगे झुकेगा, सिर झुकाएगा कि नहीं झुकाएगा, चाहे उम्र में छोटे हैं, चाहे महंत हैं, चाहे साधारण बाबा हैं। तो लेकिन बाबा तो बाबा है भारतीय संस्कृति में। तो ये थे पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रोहितास शर्मा जी। ये दावा कर रहे हैं कि 4 जून के बाद में सत्ता परिवर्तन होने वाला है और वसुंधरा राजे अब दोबारा सरकार में आने वाली हैं। कैमरामैन मुरारी के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए पिंटू की नजर।